हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पैनेसी में। तो ये देखिए कक्षा 11 का पाठ 7 है। पाठ का नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। तो पहला प्रश्न इस पाठ में देखिए, जो भी मैं आपको वीडियो देता हूं तो उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उन्हीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके अति लघु यानी छोटे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके ऊपर है। तो पहला प्रश्न है आपका, नदीय पर्दन किसे कहते हैं? नदीय पर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। अगर मैं इसी प्रश्न को छोटा कर देता कि नदीय पर्दन किसे कहते हैं, तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता। तो आप उसमें से नोट करिए, अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखिए, अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। उत्तर है आपका, नदीय पर्दन की महत्वपूर्ण कारक हैं, इसके साथ प्रवाहित बड़े बड़े शिलाखंड यंत्र के भांति कार्य करते हैं। इन्हीं की सहायता से नदियां पर्दन का कार्य करती हैं। नदी के अपर्दन कार्यों को 3 भागों में क्या बांटा गया है? पहला है नदी का अपर्दन कार्य, दूसरा है आपका परिवहन कार्य, तीसरा है निक्षेपण। तो इसमें आप लिखिए नदी की विभिन्न अवस्थाएं भी आपसे पूछा है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी क्या आपको लिखना पड़ेगा। तो नदी की अवस्थाएं, अपने उद्गम स्थान से लेकर अंतिम छोर तक नदियां अनेकों कार्य करती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नदी का बहाव पहले से तेज, बाद में मध्यम, अंत में बहुत कम हो जाता है। इसके जल प्रवाह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे युवा अवस्था। जब पर्वतीय भाग से नदियां चलती हैं तो उनकी गति बहुत ही तीव्र होती है, जिससे भी आकार की घाटी का क्या निर्माण होता है। प्रश्न में आपसे पूछा था, देखिए निर्मित स्थलाकृतियों का भी क्या है, आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ मैं, तो आप लोग ध्यान से कॉपी पर नोट करिएगा। और आगे बढ़ने पर कोई कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो वे जल प्रपात का निर्माण होता है। नदियों के अपर्दन कार्य निम्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। पहला है भी आकार की घाटी का निर्माण होगा, दूसरा है जल गर्तिका का निर्माण, तीसरा है जलप्रपात का, तीसरा है छिपरिका, चौथा है नदी वेदिका। दूसरा आप लोग इसी में नोट कर लीजिएगा, सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, तो यहाँ पर आप लोग देखकर नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका प्रौढ़ावस्था। नदियां जब पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति मंद पड़ जाती है और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमते रहते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी का क्या निर्माण होता है। इस अवस्था में नदियां जो होती हैं जलोढ़ मिट्टी, प्राकृतिक जलोढ़ मैदान, बाढ़कृत मैदानों का क्या निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है आपका, इसी में लास्ट पॉइंट है वृद्धावस्था। इस अवस्था में नदियां जो हैं अपर्दन का कार्य करना बंद कर देती हैं, केवल इसमें निक्षेपण का कार्य करती हैं। इस अवस्था में नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार आपका पहला उत्तर जो है प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न आप लोग नोट करिए कि हिम नदी के अपर्दन के कार्यों के बारे में लिखिए। वर्णन आप हटा दीजिएगा, वर्णन का मतलब हो जाएगा कि उनके कार्य जो हैं उनके बारे में आपको डिटेल में लिखते हुए जाना है। तो आप इसमें से पूरा लिख लीजिए। पहला जो है आपका यू आकार की घाटी है, दूसरा है लटकती घाटी, तीसरा है सार्क या हिमनज, चौथा है नुनाटक, पांचवा है मेषशिलाएं, छठवां है फियोर्ड, सातवां है सिंह या पुंज, आपका 60वां है जो है पेटनास्टर झील, 9वां है हिमोड़, 10वां ड्रमलिन, 11वां है हिमानी अवक्षेप मैदान। अब आप लोग अगला प्रश्न नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पवन अपर्दन किसे कहते हैं तथा पवन अपर्दन द्वारा स्थलाकृतियों का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, तो यहां से आप लोग नोट कर लीजिए पवन अपर्दन। पवन के अपर्दन कार्य द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है आपका इंसेलबर्ग, तो बेहद ही बेहतरीन प्रश्न है ये। मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल शैलें आसानी से कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, परंतु कठोर शैलें नहीं कट पाते हैं और ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। आप लोग अगर ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगला है आपका छत्रक शिला, इसी में है, इसी प्रश्न में छत्रक शिला। तो आप इसमें लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में हवा के प्रहार से चट्टानों का निचले वाला भाग जो होता है अधिक अपर्दन हो जाता है तथा ऊपरी भाग छतरी की तरह शेष बचा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। इसका भी आप अगर लोग डायग्राम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसी में भू स्तंभ। जब असंगठित पदार्थों के ऊपर
कहीं कहीं कठोर पदार्थों के चट्टानी टुकड़े होते हैं तथा हवा के प्रहार से निचली असंगठित पदार्थों की परत का पर्दन होने लगता है, तो केवल उस कठोर चट्टानों के नीचे के असंगठित चट्टानें शेष रह जाती हैं, जिसे भू स्तंभ कहते हैं। चौथा आप लोग नोट कर लीजिए, मरुस्थलीय भागों में जहां चट्टानें क्षैतिज रूप में तथा कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतें पाई जाती हैं, तो हवा के अपर्दन के द्वारा इनका आकार स्याही की दवात की तरह हो जाता है। इस आकृति को ही क्या ज़्यूगेन कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में है, लास्ट पॉइंट है इस प्रश्न के उत्तर का, यारडंग। जहां चट्टानों की कठोर तथा कोमल परतें लंबवत रूप में मिलती हैं, तो हवा कोमल चट्टानी भाग का अपर्दन तीव्र गति से कर लेता है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। इसे ही उनका यारडंग कहते हैं। प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए कि पवन का निक्षेपण कार्य से किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उत्तर आप लिखिए, पवन के निक्षेपण कार्य द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है बालुका स्तूप, दूसरा है बरखान, तीसरा है बालुका चादर, चौथा है लोयस, पांचवा है उर्मिकाएं और आपका छठवां है बालुका प्रवाह। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे कंप्लीट हुए। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिला होगा इस पार्ट से। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।